नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के रेडियो जयघोष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं सुस्मित आपके बीच हूं और समय हो चला है कार्यक्रम काव्यधारा का। तो आइए कार्यक्रम काव्यधारा में एक बार फिर मिलते हैं एक ऐसी शख्सियत से जिनके अंदर कविता समाई हुई है। बहुत बहुत स्वागत दीप्ति दीप जी का आज इस कार्यक्रम में। दीप्ति दीप जी, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो जयघोष में। धन्यवाद। सभी शुद्धि श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और मित्रों, बताएं आपको कि कासगंज की धरती से यहाँ पधारी हैं। वैसे इन दिनों आप अपने कार्य को लेकर के ग्वालियर में रह रही हैं और वहाँ पर अपने कार्य को अंजाम दे रही हैं, तो उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन यहाँ पर जुड़ते हैं सीधे सीधे दीप्ति जी से। हम उनकी जो साहित्यिक यात्रा है उसके बारे में कुछ जानते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ कविताओं की ओर चलते हैं। दीप्ति जी, कैसे शुरू हुआ आपका ये कविताओं का सफ़र? कविताओं का शौक मुझे बचपन से ही रहा है जी। तो बस कुछ भी पढ़ती थी तो मेरे मन में आता था मैं भी कुछ लिखूं। इस तरह से पहली कविता मैंने लगभग 8th क्लास की उम्र में लिखी थी। जब मैं 8th क्लास में थी जी जी, तब मैंने लिखी थी पहली कविता। वाह। और उसके बाद कुछ ना कुछ लिखती रहती थी, कभी कुछ भजन लिख लिया, कभी कुछ, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। अच्छा, उस दौर में ऐसा नहीं लगता था हाँ कि जी। कविता इस तरह से इतना आगे तक पहुंचेगी आपकी? जी, उस समय मुझे बिल्कुल नहीं लगता था, बस शौक था। ओके। तो जी। फिर कैसे ये आगे, कैसे आपका ये सफ़र आगे बढ़ा? कैसे आप आज मंचों पे एक जाना पहचाना नाम है, कैसे आपने ये पहचान बनाई? जी, मैंने गद्य और पद्य दोनों में लेखन किया है। तो न्यूज़पेपर में पढ़ती थी, पत्र आते थे, कुछ लेख आते थे। हाँ हाँ। तो कुछ सालों बाद जब थोड़ा सा समझ आई तो मैं भी उसमें भेजने लगी। अच्छा जब प्रकाशित होने लगे और घर पे पता चला तो बहुत डांट पड़ी। अच्छा। हाँ जी। ओहो। कहा कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के तुम इन सब में अपना ध्यान लगा रही हो। हाँ हाँ तो मुझे बहुत डांट पड़ी थी। उसके बाद लिखना बंद कर दिया। हाँ हाँ फिर भी कभी कभी जब मन करता था तो किसी डायरी में लिख लेती थी। हाँ पर कहीं जाने का मन नहीं किया कि कहीं जाना है, या फिर ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। जी जी। इसके बाद जब मैं यहाँ विश्वविद्यालय में आई, लखनऊ विश्वविद्यालय में, हाँ हाँ तब मैंने देखा कि ये एक प्रतिभा है हाँ हाँ, और जो सब में नहीं होती है। तो बिल्कुल। अगर मुझे ये भगवान ने प्रतिभा दी है तो मुझे आगे बढ़ाना चाहिए इसे। तब मैंने थोड़ा और लिखने की कोशिश की और एक बार विश्वविद्यालय में उत्तर प्रदेश पत्रिका के संपादक जी आए हुए थे। उनका एक कल्प काव्य पाठ था। हाँ हाँ। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई लिखता है तो हमारे पास आइए, अगर हमें रचनाएं सही लगेंगी तो हम अपनी पत्रिका में प्रकाशित करेंगे। वाह। तो हम भी पहुंच गए। हाँ हाँ तो उनसे कहा हमने, सर हम भी लिखते हैं। तो उन्होंने जब हमारी रचनाएं देखी तो काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने फिर उनको प्रकाशित किया। जब रचनाएं प्रकाशित होने लगी पत्रिकाओं में तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा और फिर मैंने लिखना कंटिन्यू रखा। वाह। तो इस तरह से आपको उत्साह मिला और हाँ आपको जी। प्रेरणा मिलती गई और आप आगे बढ़ती गई। जी। तो ये जो बात चली है आपकी कविताओं की, तो क्यों ना हम कुछ और आगे बढ़ें, कुछ और बातें जानें। उससे पहले यहाँ पर कुछ एक कविता, कुछ गीत, गज़ल जो भी आप लिखती हैं वो कुछ हमारे साथियों तक पहुँचे। जी बिल्कुल, एक गज़ल में रखती हूँ। स्वागत है। पीछे पड़ी हुई उन परछाइयों से कह दो। पीछे पड़ी हुई उन परछाइयों से कह दो। पीछे पड़ी हुई उन परछाइयों से कह दो, छोड़े हमारा दामन तन्हाइयों से कह दो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। पीछे पड़ी हुई उन परछाइयों से कह दो, छोड़े हमारा दामन तन्हाइयों से कह दो। क्या बात। और इस दिल का अब हमारे हर जख्म भर चुका है। वाह, क्या बात है। इस दिल का अब हमारे हर जख्म भर चुका है। अब गीत गुनगुनाए शहनाइयों से कह दो। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह, गीत गुनगुनाए बहुत बढ़िया, शहनाइयों से कह दो। वाह। और बेवक्त उठ रही हैं, बेवक्त उठ रही हैं लहरें ये क्या करेंगी। बेवक्त उठ रही हैं लहरें क्या कहेंगी। बेवक्त उठ रही हैं लहरें ये क्या करेंगी। क्या करेंगी। निकले हैं डूब कर हम गहराइयों से कह दो। क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, डूब बहुत कर बढ़िया। हम गहराइयों से कह दो। और करते यकीन है वो, करते यकीन है खुद वो, से ज्यादा हम पर। करते यकीन है वो,
खुद से ज्यादा हम पर वाह, अब कुछ न कर सकेंगी, रुसवाइयों से कह वाह वाह वाह, क्या बात है। अब कुछ न कर रुसवाइयों से कह दो, क्या बात, रुसवाइयों से कह दो, क्या बात। और तूफान हो या आंधी ये लौ जलेगी फिर भी। तूफान हो या आंधी ये लौ जलेगी फिर भी, क्या बात। तूफान हो या आंधी वाह, ये लौ जलेगी फिर भी, वाह, हम यूं नहीं बुझेंगे, पुरवाइयों से हाय कह हाय दो। हाय हाय, क्या बात है। हम यूं नहीं बुझेंगे, पुरवाइयों से कह दो। बहुत सुंदर, वाह, क्या बात है। बड़ी सुंदर पंक्तियां आपने इस गज़ल में जो रखी हैं, बड़े सुंदर, बड़े खूबसूरत आशार आपकी इस गज़ल के माध्यम से हमारे साथियों तक पहुंचे। कहते हैं जब हम कुछ ऐसा करते हैं तो उसके पीछे कोई कारण होता है, कुछ माहौल होता है। तो आपके आसपास क्या कुछ ऐसा माहौल रहा, घर में कोई ऐसा बड़ा कोई रहा हो जिसको आपने देख करके कहीं से वो जो रुचि है, जो इंटरेस्ट है वो आप में आया हो, या फिर आपके आसपास से कैसे आपने इसका शुरुआत कैसे हुई? ये तो मैं खुद भी नहीं जानती हूँ कि मुझ में ये इंटरेस्ट कहाँ से आया। हाँ, क्योंकि बचपन से ही शौक था, तो समझ सकते हैं कि ईश्वरीय वरदान है ये। बिल्कुल, ये भगवान की देन है। हाँ, और ये आप में ही आया, परिवार में कोई ऐसा नहीं? परिवार में कोई ऐसा नहीं है जिसे लिखने का शौक हो। वाह। तो ये बताइए, जैसे अभी आपने ये गज़ल कही, आपने बड़े सुंदर, इसमें बड़े अच्छे, बड़े खूबसूरत अशार, बड़े खूबसूरत शेर इसमें आपने पढ़े। तो ये जो सलाहियत है जी, कहते हैं ना कि हमें जब कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए हमारा जो तरीका हो, जो हमारी तैयारी हो, वो मजबूत होनी चाहिए जी। तो इसको, ये जो मजबूती मिली, ये आपने कैसे इसको जाना, समझा, कैसे उतारा अपने जीवन में? ये हाँ जी, पहले तो मैं कविताएं, कहानियाँ, मुक्तक भी जो मैं लिखती थी वो बेबहर लिखती थी, बहर में नहीं होते थे, क्योंकि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। और गज़ल भी जो भी लिखती थी उसकी भी, क्योंकि इस क्षेत्र से मैं जुड़ी हुई नहीं थी उस समय, तो मुझे बहर वगैरह की जानकारी नहीं थी। लेकिन जब मैं इस लाइन में आई तो फिर मुझे पता चला कि बहर भी कुछ होता है जी जी। तो फिर मुझे आदरणीय मिश्र मंजर जी ने जी मुझे बहरों की जानकारी दी। वाह। तब फिर मैंने उसको, अपनी जो रचनाएं थी उन्हें बहर में उतारना शुरू किया। वाह। तो आप खाली गज़लों पर काम कर रहे हैं, खाली गज़लें कह रही हैं, या और भी जो उसकी विधाएं हैं, गीत हैं, मुक्तक हैं, छंद हैं, इस तरह से और विधाओं पर भी लिख रही हैं? हाँ जी, मैं और विधाओं पर भी लिखती हूँ, गीत, छंद, मुक्तक, दोहे, और इसके साथ साथ मैंने कहानियाँ और संस्मरण इत्यादि भी लिखे हैं। मुझे लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से संस्मरण लेखन में पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। क्या बात, वाह जी, बहुत बढ़िया। तो कहानियां भी आप लिखती हैं, ये मज़े की बात है कि आप कविताओं को तो लिखी नहीं, लेकिन उसके साथ साथ कहानियों में भी आपका दखल है। और कहानियों को लिखते समय किस तरह के विषय आप उनमें चुनती हैं, कैसा उसमें टॉपिक होता है? ज़्यादातर तो मेरे सामाजिक विषय रहते हैं, मेरी कविताओं में भी और कहानियों में भी, जो आसपास से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे मैंने कोई भी दृश्य देखा और उसने मेरे मन को छुआ, तो मैं उसे या तो कविता में या कहानी में उतारने का प्रयास करती हूँ। वाह। हाँ जी, जैसे एक बार मैंने देखा था कि बरसात का ही दृश्य ले लीजिए, तो काफ़ी मेरे मन में ऐसे दृश्य आए। मैंने देखा कि सामने से ऐसे दृश्य गुजरे तो मन में कुछ पीड़ा हुई, तो मैंने उस पीड़ा को भी कविताओं में व्यक्त करने का प्रयास किया। और जिस तरह से कोई खुशी होती है किसी को, या किसी विरहिणी को कोई दुख होता है, वो अपना दुख कैसे व्यक्त करती है, उसको भी मैंने अपनी कविताओं में उस तरह से व्यक्त करने का प्रयास किया है। तो बरसात को भी मैंने दोनों पक्षों से देखा। तो एक छंद आपके सामने रखती हूँ। स्वागत है, स्वागत। एक विरहिणी का दर्द क्या होता क्या है। बात, क्या बात। टिप टिप बरसे है मनवा ये तरसे है, सावन में साजन की याद भी सताए है। आहा, क्या बात। टिप टिप बरसे है मनवा ये तरसे है, सावन में साजन की याद भी सताए है। रोम रोम भीगे तन झूम झूम नाचे मन, कोयलिया कुहू कुहू कर इतराए है। आहा, क्या बात है, क्या बात। छुए जो बयार मोए आग सी लगे है तन, छुए जो बयार मोए आग सी लगे है तन, सावनी अगन को और भी बढ़ाए है। क्या बात है, वाह। गर्म तवे पे जैसे, गर्म तवे पर जैसे, गर्म तवे पे जैसे बूंद गिरे छन से, क्यों हाय रे करजुबा को सावन जराए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्या प्रतीक रखा है आपने, तवे पे गर्म बूंद का जो ये आपने प्रतीक रख करके अपना जो बात पूरी की है इस छंद के माध्यम से। बहुत खूबसूरत है, बड़ा सुंदर छंद आपने कहा है, वाह, क्या बात है, क्या बात। तो मित्रों, छंद, गीत, गज़ल
संस्मरण, कहानी, ये इतनी विधाएं और इतनी विधाओं में आप बराबर से लिख रही हैं, लेखन आपकी लेखनी चल रही है, आपका लेखन चल रहा है। इसमें अगर बात की जाए कि जब कहानियां या कविताएं, तो इसमें आपकी प्राथमिकता किस तरफ होती है या आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगता है? मुझे कविताएं और गज़ल ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्या होता है कि गज़ल में हम जब कोई एक विधा चुन लेते हैं, क्योंकि एक बहर पर है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो मन में जो बात है हम वो उस तरह से व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो बंधी हुई है। हाँ, और कविताओं में हम स्वतंत्र होते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए कि मन की बातों को अच्छी तरह से अगर व्यक्त करना है तो कविताएं मुझे बहुत प्रिय हैं, और वैसे मुझे गज़ल से बहुत प्रेम है। नहीं, मैं ये भी जानना चाह रहा था कि जो कहानियां आप लिखती हैं, तो एक तरफ पद्य है और एक तरफ गद्य है, तो इनमें आप अगर कहें तो आप ज़्यादा अपने आप को कहते हैं ना एक सहज, और ज़्यादा आपके मन के करीब क्या है? दोनों ही लेखन की विधाएं हैं और दोनों में ही आप लेखन कर रही हैं बराबर से। मन के करीब तो पद्य है जी, और बाकी मुझे गद्य भी पसंद है। जी जी। तो दोनों ही चीज़ों में आपका बराबर से उसमें रुचि है, आप बराबर से उसमें लेखन करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो जो गीत और गज़ल और कहानी, इन सब में एक चीज़ होती है कि हमें अपनी तैयारी अगर हम कर रहे हैं, तो वो जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उन तक जो हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं वो ज़्यादा अच्छे से पहुंच पाती है। तो उस तैयारी के लिए बहुत कुछ ज़रूरी होता है। तो उस तैयारी के लिए आप कैसे अपने आप को तैयार करती हैं? मतलब जो एक ज़रूरत होती है ना, कहा जाता है कि किसी भी क्षेत्र में अगर हमें किसी भी कला में कुछ करना है तो उसके लिए हमारे पास कोई गुरु होना चाहिए, कोई मार्गदर्शक होना चाहिए, फिर वो किसी भी तरह से हो। तो आप क्या कुछ करती हैं, कैसे इस चीज़ को और मजबूत करती हैं? मजबूत करने के लिए वैसे, क्योंकि कविताएं तो मन से ही निकलती हैं, और बाकी जो कमियां होती हैं उनमें हमें बड़ों का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक होता है। तो बड़ों के मार्गदर्शन में, जो कि मैं मंचों से जुड़ी हूँ, आदरणीय कमलेश मौर्य मेधु जी, उन्होंने मुझे मंचों से जोड़ा, क्योंकि पहले मैं सिर्फ पत्रिकाओं में लिखती थी, मैं मंचों पर नहीं जाती थी। जी जी। तो उन्होंने जब मेरी रचनाएं सुनी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, और जो कमियां थी उन्होंने वो भी बताया कि इस तरह से मंचों पर प्रसारित हम करते हैं, और इस तरह से आप एक लिखना और अपने आप को प्रस्तुत करना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो लिखना तो सहज होता है, लेकिन अपनी बात को अपनी तरह से प्रस्तुत करना, वो मुझे लगता है कठिन होता है। बिल्कुल सही बात है। मंच पर जा करके और अपनी बात को रखना, ये एक कला है, और उस कला को सीखना पड़ता है। जी, उसको सीखना पड़ता है जी। तो इसमें उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया है। वाह। तो चलिए, उनके माध्यम से काफ़ी गुणी हैं, और वो लोगों को प्रोत्साहित भी करते हैं। जब इस क्षेत्र में उन्हें कोई दिखता है कि कोई साहित्य के क्षेत्र में आ रहा है, बढ़ने की चाह है उसमें, तो प्रोत्साहित करते हैं वो काफ़ी। बिल्कुल। और आपको भी उनका ये मार्गदर्शन मिला है, निश्चित रूप से आप और आगे बढ़े। मिला है ये। बिल्कुल। जब बात आती है साहित्य की, तो तमाम ऐसे साहित्यकार हैं जिनको पढ़ना हमारे लिए काफ़ी रोचक होता है, काफ़ी आवश्यक भी लगता है। आपके लिए, आप हिंदी के क्षेत्र में आप अपना शोध कार्य भी पूरा कर रही हैं, तो इसमें आपके मन के करीब ऐसे कौन से साहित्यकार हैं जिनको आपको पढ़ना अच्छा लगता है? मुझे दुष्यंत कुमार जी को पढ़ना बहुत पसंद है। वाह। हाँ जी, उनको मैंने पढ़ा है, और भी बाकी के अभी जो लिख रहे हैं उनसे भी मैं प्रभावित रहती हूँ, काफ़ी लोगों से। और कविताएं भी मैंने काफ़ी पढ़ी हैं। तो जो भी, मतलब किसी भी विधा में हो, गद्य में हो या पद्य में हो, लेकिन अगर मेरे मन को कहीं कोई छू रहा है तो मुझे वो पढ़ना पसंद है। वाह। तो आपका ये जो कहते हैं ना, अध्ययन करना, पढ़ना, ये बराबर चलता रहता है। हाँ जी। वाह। तो ये बताइए, कासगंज की धरती से आपका निकलना हुआ, और आप लखनऊ में भी रहीं, लखनऊ से भी आपका जुड़ाव रहा, यहाँ पर रह करके आपने अपनी जो उच्च शिक्षा थी वो पूरी की, और उसके बाद अब आप ग्वालियर में हैं। तो कासगंज से कैसा रहा ये सफ़र? अपने आप को वहाँ से निकालना और अपने आप को एक पहचान दिलाना, कितना आसान, कितना मुश्किल रहा? और उसमें भी खासकर जब आप एक महिला हैं, एक नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो कैसा रहा ये सफ़र? स्त्रियों के लिए तो बहुत मुश्किल सफ़र होता है ये, क्योंकि पहले तो घर से बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल होता है। बहुत कम ही परिवार ऐसे होते हैं जो अपनी बेटियों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए। बहुत सारी विसंगतियाँ रहती हैं, और
जितना आजकल देखते रहते हैं, न्यूज़ में दिखाते रहते हैं स्त्रियों के साथ कैसी कैसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं जी। तो ये सब सोचकर जल्दी से भेजने की कोशिश तो नहीं करते। लेकिन फिर भी हर माँ बाप ये भी चाहते हैं साथ में कि हमारे बेटों के साथ साथ बेटियां भी आगे बढ़ें। बिल्कुल। तो काफ़ी कुछ हिदायतें देकर बाहर भेजा जाता है। जी। तो इस तरह से आपने अपना संघर्ष रखते हुए, अपनी बात रखते हुए आपने अपने आप को आगे बढ़ाया और आज आप एक सशक्त पहचान है, नारी शक्ति के रूप में आप एक अच्छी खासी पहचान बनाए रखे हुए। चाहे बात शिक्षा के क्षेत्र की हो मित्रों, चाहे बात साहित्य के क्षेत्र की हो, आप शिक्षा के क्षेत्र में PhD कर रही हैं, अपना शोध कार्य पूरा कर रही हैं और साथ ही साथ साहित्य के क्षेत्र में आप मंचों पर एक जाना पहचाना नाम भी हैं, कवि सम्मेलनों में जाती हैं, आप वहाँ पर काव्य पाठ करती हैं। तो इस तरह से दोनों ही क्षेत्रों में आपने अपनी एक पहचान बनाई है जो अपने आप में एक बड़ी बात है। ऐसे में जो भी बेटियां हैं, जो भी नारियां हैं जो इस तरह से इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, उनके लिए आपको क्या लगता है, क्या कुछ करना चाहिए उनको? स्त्रियों को आगे आने के लिए पहले तो उन्हें खुद ही इतना सशक्त होना होगा और साथ ही समाज में भी बहुत से बदलाव लाने होंगे। क्योंकि अगर अपने घर से ही शुरुआत की जाए, घर का ही माहौल अच्छा बनाया जाए, मेरे ख्याल से एक इंसान अगर खुद को ही सुधारने का प्रयास कर ले तो अगर वो सुधर गया, हर इंसान खुद में ये कोशिश करेगा तो पूरा समाज सुधर जाएगा। क्या बात। तो यहाँ पर हम आपकी बातों से भी जुड़े रहेंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं यहाँ पर क्यों ना, आपने इतनी सुंदर गज़ल सुनाई, इतना बढ़िया छंद सुनाया आपने, कुछ और हमारे साथियों तक पहुँचे, एक कविता के रूप में, गीत के रूप में, गज़ल के रूप में, जो भी आपको पसंद हो वो हमारे साथियों तक पहुँचे। एक गज़ल मैं रखती हूँ। इरशाद, स्वागत। मतलब देखिए, इरशाद। खाली खाली मकान लगता है, खाली खाली मकान लगता है, खाली खाली मकान लगता है, दिल ये मेरा मसान लगता है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात, वाह। दिल ये मेरा मसान लगता है। वाह। एक वो क्या गया जो हुजूरे से, आहा। एक वो क्या गया जो हुजूरे से, क्या बात, वाह। सुना सुना जहान आए हाय हाय, लगता जहान लगता है, सुना सुना जहान लगता है, क्या बात, सुना सुना वाह वाह, जहान लगता है। और ये शेर देखिए कि इरशाद। चाह कर भी वाह, नहीं मैं छू सकती, चाह कर भी नहीं मैं छू सकती, चाह कर भी नहीं मैं छू सकती, मुझको वो आसमान लगता है, क्या बात, क्या बात है, मुझको वो आसमान लगता है, वाह, मुझको वो आसमान लगता है। और प्रेम के विषय में मेरे भाव ये हैं कि जी, फेल होकर ही पास हो पाते, क्या बात है, फेल होकर ही पास हो पाते। ये एक ऐसा विषय है जिसमें फेल होना जरूरी है। जी, ये अपने आप में बड़ी रोचक बात है। जी बिल्कुल, फेल होकर ही पास हो पाते, प्यार वो इम्तिहान लगता है, क्या बात है, क्या बात है, वाह, प्यार वो इम्तिहान लगता है, क्या बात, प्यार वो इम्तिहान लगता है, और इश्क का रास्ता मुझे यारो, इश्क का रास्ता मुझे यारों, वाह, इश्क का रास्ता मुझे
मुझे यारो एक चिकनी ढलान लगता है। एक चिकनी ढलान लगता है, क्या बात है, वाह। एक चिकनी ढलान लगता है, जो फरेबी हो उसका वादा भी, 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 क्या बात। कोई झूठा बयान हाय हाय हाय, लगता कोई झूठा बयान लगता है, क्या बात है, वाह, बहुत सुंदर। कोई झूठा, शुक्रिया, बयान लगता है। और शेर आखिर देखिए कि जरूर, स्वागत। क्या जमाना है अब गरीबी में, क्या जमाना है अब गरीबी में, वाह। क्या जमाना है अब गरीबी में, सांस पर भी लगान लगता है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सांस पर भी लगान लगता है, आहा, सांस वाह पर भी वाह, लगान लगता है, खाली खाली मकान लगता है, दिल ये मेरा मसान। बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर। इतनी सुंदर आपने पंक्तियां सुनाई इस गज़ल की, और निश्चित रूप से ये गज़ल अपने आप में बड़ी खूबसूरत गज़ल, आपने जो भी सुनाया बड़ा ही सुंदर था। ऐसे में एक बात मन में आती है कि आपके लिए जब आप कुछ लिखती हैं या आपके लेखनी के माध्यम से कुछ कागज़ पर उतरता है, तो उसमें आपको क्या ऐसी बातें लगती हैं जो ज़रूर होना चाहिए? मुझे लगता है कि एक समाज का कोई ना कोई दृश्य तो होना ही चाहिए। जैसे अभी मैंने अंतिम शेर कहा जी, कि कितना भी अगर श्रृंगार से भी मैंने जोड़ा है, श्रृंगार पर भी लिखा है, तो उसमें भी समाज का कहीं ना कहीं कोई ना कोई आईना होना चाहिए। तो उन चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान में रखती हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि आजकल की जो कविताएं हैं, कविताओं में धीरे धीरे बहुत परिवर्तन आता जा रहा है समय के साथ, आप उसमें देख रही होंगी। पहले बहुत ध्यान दिया जाता था, जो उसका एक साहित्य होता है, जो उसका एक कलेवर होता है, जो उसका एक व्याकरण होता है, उसको बहुत ध्यान दिया जाता था, और इसके लिए लोग बहुत पढ़ते थे। जो हमारे पुराने साहित्यकार हैं, उनको उनका साहित्य पढ़ के समझते थे और उसको अपने लेखन में उतारने की कोशिश करते थे। आजकल चीज़ें बदल रही हैं, हमारे जो युवा हैं, जो हमारे बीच में आ रहे हैं, उनके लिखने का तरीका बदला है। उनको जो एक फ्री कह लीजिए, एक मुक्त लेखन है, वो पसंद आता है, वो उस तरह का लिखते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, जो आप मंचों पर भी हैं और आप ऐसे भी लिखती हैं अपने खुद के लिए, तो लेखन में क्या बातें हैं जो ज़रूर होनी चाहिए? मुक्त लेखन की बात की जाए तो मुक्त लेखन लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो सरल होता है। हाँ, अपने भावों को व्यक्त कर दिया, उसे हमने मुक्त लेखन कह दिया। बिल्कुल। लेकिन जब कहीं ना कहीं व्याकरण की बात होती है, तो व्याकरण के क्षेत्र में फिर लोग ये नहीं सोचते हैं, क्योंकि सिर्फ हिंदी के ही क्षेत्र के लोग ऐसे नहीं हैं जो साहित्य से जुड़े हुए हैं। साहित्य लिखना तो लोग बहुत पसंद करते हैं, कविताएं लिखना या मुक्तक लिखना, और लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें मंच मिल जाए, मंचों तक पहुंच जाए, और जल्दी से जल्दी वो लोगों तक अपनी पहचान बना पाएं। जल्दी से जल्दी। लेकिन वो उन चीज़ों का ध्यान में नहीं रखते हैं कि पहले हमें सीखना चाहिए, उसके बाद हमें कुछ लिखना चाहिए। लिखने से पहले पढ़ना भी आवश्यक होता है, मेरे ख्याल से। तो ये ज़रूरी है, इसका ध्यान रखना जरूरी है और इसका ध्यान रखना चाहिए। वाह। तो चलिए मित्रों, इस बात का ध्यान रखिए जो आपको दीप्ति जी ने बताया है। इस बात का ध्यान, अगर आप साहित्य के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो हम दीप्ति जी के हिसाब से आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी आप एक बेहतर लेखक, एक बेहतर साहित्यकार हो सकते हैं। दीप्ति जी, समय बड़ी तेज़ी से भाग रहा है, हम चाहते हैं चलते चलते कुछ आप और हमारे साथियों को अपनी कविता के रूप में देकर जाएं, और हम अपनी बात को फिर ख़त्म करें उन पंक्तियों के साथ, उन कविता के साथ। जी, मैं कुछ दोहे कहना चाहूँगी। वाह, बहुत सुंदर, स्वागत जी। अभी कुछ ही समय पूर्व मैंने लिखने का प्रयास किया था जी। अधवर में अटकी पड़ी बिन पतवारी नाव। आहा, क्या बात है, कहीं ना कहीं मेरे मन में थोड़ा ईश्वर के प्रति भी भाव रहते हैं जी,
अधवर में अटकी पड़ी बिन पतवारी नाव, बिन पतवारी नाव, आ जाओ अब सांवरे आकर पार लगाओ। क्या बात, क्या बात है, क्या बात, वाह। आ जाओ अब सांवरे आकर पार लगाओ। बहुत धन्यवाद। और पीछे प्रभु मेरे पड़े जन्म जन्म के पाप। कभी हमारे साथ में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि हमें लगता है कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, फिर भगवान हमें ऐसा क्यों समय दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो तब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद ये हमारे पूर्व जन्म के पाप होंगे। कुछ ऐसा किया मन को संतुष्टि देने के लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। बिल्कुल। तब मैंने कहा कि पीछे प्रभु मेरे पड़े जन्म जन्म के पाप, वाह। ले चरणों में कर कृपा तार दीजिए आप। आहा, क्या बात। पीछे प्रभु मेरे पड़े जन्म जन्म के पाप, ले चरणों में कर कृपा तार दीजिए आप, वाह। और करते धरते आप हो लिए हाथ में डोर। आहा, करते धरते आप हो लिए हाथ में डोर। हम तो कुछ करते ही नहीं है, जब उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है तो हमारा क्या है। बिल्कुल। तो करते धरते आप हो लिए हाथ में डोर, लो छोड़ा सब आप पर, ले जाओ जिस ओर, ले जाओ जिस ओर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर दोहा, वाह जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आपने देखा दीप्ति जी में कितनी प्रतिभा है और साहित्य की इन विधाओं में दोहा हो, मुक्तक हो, छंद हो, गज़ल हो, गीत हो और उसके साथ साथ संस्मरण और कहानी, इन सब में इनका बराबर से दखल है, बराबर से आप इन सब में लेखन करती हैं। और आपकी कुछ पुस्तक भी आई है शायद। जी हाँ जी। किस विधा में? नव जागरण और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का स्त्री विषयक चिंतन, उस पर आपकी एक पुस्तक भी है जिस पर आपने अपनी बात रखी है। तो बराबर ये लेखन का काम जारी है और मंचों पर भी आप जाती हैं, बराबर अपनी कविता वहाँ पर काव्य मंचों से अपना काव्य पाठ करती हैं, लोगों तक अपनी पहचान बना रही हैं। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे और हमारी ढेरों शुभकामनाएं हैं दीप्ति जी आपके लिए। आप ऐसे ही लोगों में अपनी पहचान बनाती रहें और हम तक भी आपका जुड़ाव ऐसे ही बना रहे। तो आप आज हमारे बीच, हमारे इस कार्यक्रम में आई, हमारे इस रेडियो जयघोष के इस स्टूडियो में आई, अपना समय दिया, हम इसके लिए बहुत आभारी हैं आपके। चलते चलते आप हमारे साथियों से जो कहना चाहें कह सकती हैं। मैं सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी। धन्यवाद मुझे यहाँ पर आपने आमंत्रित किया और सभी से जुड़ने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। चलते चलते मैं एक मुक्तक कहना चाहूँगी। स्वागत। वो मोहब्बत में मुझ पे मिटा ही नहीं, वो मोहब्बत में मुझ पे मिटा ही नहीं, वाह। वो मोहब्बत में मुझ पे मिटा ही नहीं, प्यार आँखों में उसकी दिखा ही नहीं। क्या बात। मैं अधूरी सी बन के गजल रह गई। आहा, मैं अधूरी सी बन के गजल रह गई। मैं अधूरी सी बन के गजल रह गई, उसने मतले के आगे लिखा ही नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उसने मतले के आगे लिखा ही नहीं। तो मित्रों, आप ये गलती मत करिएगा। बहुत कुछ कह दिया है दीप्ति जी ने अपनी इन पंक्तियों में, इस मुक्तक में। तो इस मुक्तक के बाद अब हम यहाँ पर आपसे अनुमति लेना चाहेंगे, फिर आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। चलते चलते पुनः एक बार दीप्ति जी, आपको बहुत बहुत आभार, आप हमारे बीच आई। ऐसे ही आती रहिए, जुड़ती रहिए और मित्रों आप भी ऐसे ही अपना प्यार हम तक बनाए रहिए, हम तक पहुंच बनाए रहिए, हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए आपका अपना रेडियो जयघोष, जिसमें हम फिर मिलेंगे अगले अंक में एक और ऐसे ही साहित्यकार के साथ। तो अब मुझे यानी सुस्मित को दीजिए अनुमति। नमस्कार।